आस्तिकता और नास्तिकता कैसी होनी चाहिए इसे भी डिजाइन किया जाता है। नॉर्मल लोगों को लगता है कि एक आस्तिक, तुम अगर आस्तिक हो तो जैसे आस्तिक तुम हो वो तुम्हारी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है। और नास्तिक को लगता है कि जैसा वो नास्तिक है वो उसकी अपनी थिंकिंग है, वो खुद नास्तिक बना है, वो उसकी अपनी सोच है। बिल्कुल नहीं है। सरकारें क्यों आती हैं, मंत्री क्यों चुने जाते हैं? तो मंत्री चुने जाते हैं जो व्यापारी वर्ग है, जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, जो फैसले वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना चाहते हैं, जो फैसले वो लेकर आना चाहते हैं, जो फैसले वो पूरी पृथ्वी के ऊपर उतारना चाहते हैं। ओके, प्रोपेगेंडा में माइंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, अब इसके ऊपर आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है इंफॉर्मेशन कंट्रोल। इंफॉर्मेशन के सोर्स का कंट्रोल जिसके हाथ में है वही इंसान के दिमाग को कंट्रोल करता है। सबसे पहले तुम्हें क्या दिखाया जाता है? जो तुम्हें दिखाया जाता है वो डिसाइडेड होता है। ओके, तुम सोचते हो तुम दुनिया को देख रहे हो। नॉर्मली हर कोई यही सोचता है कि वो दुनिया को देख रहा है, लोगों को देख रहा है, रियलिटी को देख रहा है, जबकि रियलिटी पूरी तरह फिल्टर्ड वर्जन में आपको दिखाई जाती है, जिसमें आ जाती है आपकी न्यूज, सोशल मीडिया, सर्च रिजल्ट, जो भी आप सर्च करते हो, सारी चीजें एक फिल्टर के थ्रू आती और आपको लगता है कि आपको सच बताया जा रहा है। वो सच नहीं है, वो सारी चीजें फिल्टर्ड हैं। उसमें जो सच होता है, जो जरूरी काम की चीजें होती हैं, वो सारी काट छांट करके उनको अलग कर दिया जाता है और तुम्हारे तक प्रोपेगेंडा की मदद से सिर्फ वही चीज पहुंचाई जाती है जो वो तुम्हारे तक पहुंचाना चाहते हैं। ओके, अब देखो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में पिछले लेक्चर में मैंने बात की, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। अब मैं आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एजेंडा क्या है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का प्रोपेगेंडा क्या है, उसके बारे में डिटेल में कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम के हैं। अगर आप YouTube वगैरह के ऊपर लेक्चर बनाते हो तो वो तुम्हारे और भी ज्यादा काम के हैं। ओके, पहला पॉइंट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत एटॉमिक वॉर से कम और कहानियों से ज्यादा होती। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पहली चीज तो ये है, कोई नई बात नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर पिछले 100 सालों से काम किया जा रहा है। ओके, उसकी शुरुआत होती है कहानियों से। कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब है जिसे तुम इतिहास कहते हो। कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कहानी का मतलब होता है इतिहास। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है इतिहास को बदलने से। जो सही इतिहास है उसे हटा दो, जनता का दिमाग अपने आप तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। ये पहला स्टेप है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। पुरानी जानकारी, सही जानकारी हटा दो और उसकी जगह वो जानकारी लेकर आओ जिसके ऊपर तुम लोगों को विश्वास करवाना चाहते हो। जो तुम कहते हो युद्ध, जो तुम कहते हो क्रांति, जो तुम कहते हो एटॉमिक बम, वो सिर्फ बातें हैं, वो सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है। ज्यादातर काम कहानी से ही हो जाता है, ज्यादातर काम न्यूज से ही हो जाता है, ज्यादातर काम डरावनी खबरों से ही हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है? ताकतवर लोग सिर्फ देशों को नहीं बांटते। जब ताकतवर लोग कोई फैसला लेते हैं, जो तुम्हारे ऊपर बैठे हैं, जिनके पास अथाह दौलत है, ताकतवर लोग जब कोई सौदा करते हैं तो वो सिर्फ देशों को नहीं बांटते, वो सच को भी बांटते हैं। एक देश को कहा जाता है तुम्हारा इतिहास ये होगा, तुम्हारा सच ये होगा, और दूसरे को कहा जाता है तुम्हारा सच, तुम्हारा इतिहास ये होगा। तुम्हें सिर्फ लोगों को यही बताना है, इससे आगे कुछ नहीं बताना है और इसके पीछे कुछ नहीं बताना है। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बंदूक नहीं है। जैसा कि लोगों को लगता है कि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है बंदूक, गोला बारूद, फौज या फिर आर्मी पावर, जो भी नाम दे लो। राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है घड़ा हुआ इतिहास, उसी को प्रोपेगेंडा कहा जाता है। घड़ा हुआ इतिहास क्या होता है? सही इतिहास हटा दो और गलत इतिहास बता दो। जो इतिहास लिखता है वो जनता के दिमाग में लिखता है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो कोई भी इतिहास लिखता है, इतिहास की किताब लिखता है, वो आम जनता के, तुम्हारे और मेरे दिमाग में लिखता है। उसने दिमाग में लिख दिया और आने वाला फ्यूचर लगभग वैसा का वैसा ही होगा। ओके,
ऐसे प्रोपोगेंडा काम करता है। चौथा पॉइंट है, जो इतिहास पर कब्जा कर सकता है वो तुम्हारी सोच के ऊपर कब्जा कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जो इतिहास के ऊपर कब्जा कर सकता है, इतिहास को बदल सकता है, वो तुम्हारी सोच के ऊपर कब्जा कर लेता है। बड़ी चीज इतिहास नहीं होती, ओके? बड़ी चीज शब्द नहीं होते, बड़ी चीज पता है क्या होती है? यादें। इंसान की सच्ची यादें उसकी सच्ची प्रेरणा होती है। तुम कहानियों से प्रेरणा नहीं ले सकते। जब भी किसी इंसान को सही प्रेरणा की जरूरत होती है, सही मोटिवेशन की जरूरत होती है, तब वो कहां खोज करता है? वो इतिहास में जाता है कि इतिहास में लोगों ने कौन कौन से काम किए कि वो कामयाब हुए। अगर तुम किसी देश को जीतना चाहते हो, किसी पार्टी को बदलना चाहते हो, किसी सरकार को गिराना चाहते हो, तो तुम ये नहीं देखोगे कि कहानी क्या कहती है। कोई कहानी तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी, लेकिन इतिहास की घटना तुम्हारे ऊपर असर करेगी, क्योंकि वो तुम्हारी यादों में है और तुम्हारी यादें ही बदल दी जाती हैं। ओके? उसके बाद है, जो इतिहास लिखता है वो उस सभ्यता के दिमाग में लिखता है जो उसे पढ़ने जा रही है। अभी जो तुम्हारी जनरेशन है और तुम्हारी जनरेशन के बाद जो जनरेशन आएगी और जो जनरेशन उससे पहले थी, सबके दिमाग में अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग डर है, अलग अलग जंगें हैं, अलग अलग युद्ध हैं, अलग अलग इतिहास है। हर जनरेशन के दिमाग में एक अलग इतिहास डाला जाता है, अलग इतिहास घोला जाता है, ताकि उसे आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जा सके। सातवां पॉइंट है, सत्ता की सबसे बड़ी चाल होती है सच को कहानी बनाना और कहानी को सच साबित करना। जिसे तुम राजनीति कहते हो, सत्ता का मतलब सिर्फ राजनीति नहीं होता। सत्ता का मतलब यही होता है जिसका तुम्हारे ऊपर कब्जा है, जो तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। जो तुम्हारे ऊपर शासन करता है उसी को सत्ता कहते हैं। जैसे तुमने कई धार्मिक कहानियां सुनी होंगी, धार्मिक कहानियां देखी होंगी। हर धार्मिक कहानी का मतलब अलग है, हर किसी के पीछे एक अलग प्रोपोगेंडा काम करता है। तुम उससे आगे, उससे पीछे, उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, तुम आस्तिकता और नास्तिकता को ही ले लो। आस्तिकता और नास्तिकता कैसी होनी चाहिए, इसे भी डिजाइन किया जाता है। नॉर्मल लोगों को लगता है कि एक आस्तिक, तुम अगर आस्तिक हो तो जैसे आस्तिक तुम हो वो तुम्हारी अपनी सोच है, ऐसा नहीं है। और नास्तिक को लगता है कि जैसा वो नास्तिक है वो उसकी अपनी थिंकिंग है, वो खुद नास्तिक बना है, वो उसकी अपनी सोच है। बिल्कुल नहीं है। ना ही तुम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के नास्तिक हो और ना ही तुम अपनी मर्जी से अपनी मर्जी के आस्तिक हो। तुम वो आस्तिक हो जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी गई है कि एक अच्छा आस्तिक कैसा होना चाहिए। उसे दूसरी चीजों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, कथा कहानियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। उसकी जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। मोटिवेशन हो तो ऐसी हो जो सिर्फ उसे बताए कि कोई बाहरी शक्ति उसकी हेल्प करेगी। एक अच्छा नास्तिक कैसा होना चाहिए? अच्छा नास्तिक वही होना चाहिए जो सिर्फ अच्छा तर्क कर सकता हो, जो एक्शन में नहीं फिलोसॉफी में विश्वास करता। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो सारी चीजें तुम्हारे अपने कंट्रोल में है, जबकि इंफॉर्मेशन का खेल इतना बड़ा है कि जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाती है तुम वैसे ही सोचने लगते हो। चाहे तुम आस्तिक हो, चाहे तुम नास्तिक हो, चाहे तुम फिलोसोफर हो, चाहे तुम किसी और प्रोफेशन में हो, ऐसे ही प्रोपोगेंडा धीरे धीरे काम करता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच को डिजाइन किया जाता है। उसके बाद का पॉइंट है एजेंडा सेटिंग, फोकस डिजाइन करना, फोकस डिसाइड करना कि आम जनता को कहां फोकस करवाना है। ओके? तुम क्या सोचोगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम किस चीज के बारे में सोचोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही चीज तुम्हें दिखाई जाती है, वही खबरें दिखाई जाती हैं, वही न्यूज आती है। 100 प्रॉब्लम्स होती हैं दुनिया में, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2-3 ही दिखाई जाती हैं जिनमें सिर्फ उनका अपना फायदा छुपा होता है। जो दिखेगा वही इंपॉर्टेंट लगेगा। ओके? बाकी सब इग्नोर किया जाता है, बाकी सब इग्नोर कर दिया जाएगा। देखो, दुनिया का कंट्रोल 3 चीजों से होता है। पहला है पैसा। जिसके पास पैसा है वही लोन देगा, ओके, वही शर्त रखेगा। जो उधार देता है वही शर्त रखता है। मतलब जिसके पास पैसा है उसके पास ताकत है, जिसके पास ताकत है उसके पास शर्त है, जिसके पास शर्त है वो अपनी शर्त मनवाएगा।
दूसरा है खबर यानी मीडिया। जिसके हाथों में मीडिया है, जिसके हाथों में खबर होती है, उसके हाथ में सोच होती है। हर इंसान की सोच न्यूज मीडिया के हाथ में है। तीसरा है डर, युद्ध, बीमारी, इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन। जो लोग डरते हैं वो अपने फैसले बदल लेते हैं। जब किसी भी देश में युद्ध का माहौल होता है या जंग का माहौल होता है, वॉर जैसी परिस्थिति आती है, तब आम लोग डरते हैं और जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने फैसले लागू करते हैं, अपने रूल्स लागू करते हैं। तुम देखोगे, अभी देखो युद्ध का माहौल चल रहा है तो काफी सारे नए नियम आएंगे, नए कानून आएंगे। वो सारे कानून तुमसे मनवाए जाएंगे। जैसे कि कैश फ्री सोसाइटी इन्होंने बनानी है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। डिजिटल करेंसी लेकर आनी है, वो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। और डिजिटल करेंसी की अभी बातें सिर्फ हो रही हैं और आने वाले दिनों में तुम्हें ये बातें और ज्यादा सुनने को मिलेंगी। तीसरा है इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हें लगता है तुम चूज कर रहे हो, लेकिन ऑप्शन पहले से डिसाइड होते हैं, ए वर्सेस बी, लेफ्ट वर्सेस राइट। या तो तुम्हें इधर की जानकारी दी जाती है या फिर इधर की, या फिर लेफ्ट साइड की या फिर राइट साइड की, लेकिन बीचों बीच जो इन दोनों चीजों को काटता है वो पॉइंट तुम्हें कभी नहीं बताया जाता। रियलिटी क्या है, तुम कभी भी असली चॉइस नहीं कर सकते और ना ही तुम्हें वो दिखाई जाती। ये सारी चीजें रैंडम नहीं होती, ये सिस्टम है। तुम्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसे रिपीट किया जाता है, फिर उसमें इमोशन ऐड किया जाता है, तुम उससे रिलेट करने लगते हो, धीरे धीरे वो बिलीफ बन जाता है और आखिर में तुम्हें लगता है वो तुम्हारी अपनी सोच है। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, डाटा पर्सनलाइजेशन। आज के टाइम में प्रोपोगेंडा सबके लिए सेम नहीं होता। तुम्हारी एज, तुम क्या देखते हो, तुम किस चीज के ऊपर रुकते हो, सब कुछ ट्रैक होता है। और ट्रैकिंग मशीन जिसे तुम मोबाइल कहते हो वो हमेशा तुम्हारे हाथों में रहती है। और इसका नतीजा क्या होता है, हर इंसान को अलग अलग रियलिटी दिखाई जाती है। हर इंसान की रियलिटी अलग है। तुम्हारी रियलिटी अलग है, मेरी रियलिटी अलग है, किसी और की रियलिटी अलग है। हर किसी के अपने विश्वास हैं, अपनी रियलिटी है। तो प्रोपोगेंडा के थ्रू तुम्हारी रियलिटी भी सिर्फ तुम्हारी होकर रह गई है, वो हर किसी से मैच नहीं होती। पहले कंट्रोल कैसे होता था, जमीन पर कब्जा कर लेते थे लोग, युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, तलवारों से लड़ाई होती थी, फिर सेना को भेजते थे, उससे लड़ाई होती थी। और आजकल कंट्रोल का नियम, सारी चीजें बदल गई हैं। आजकल कंट्रोल कैसे होता है, बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट पहली चीज है। दूसरा है लोन, तीसरा है डेटा, मोबाइल एप्स, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया। अब तुम्हारे ऊपर कब्जा करने के सारे तरीके बदल दिए गए हैं। बैंक अकाउंट मतलब जहां तुम अपना पैसा रखते हो। डिजिटल करेंसी इसलिए नहीं लेकर आई जा रही कि दुनिया में जो कागज के नोट हैं वो सरकारें नहीं बना पा रही या फिर दरख्त कट रहे हैं, वो उसका कारण नहीं है। लेकिन कारण तुम्हें यही बताया जाता है कि दरख्त कट रहे हैं और बहुत ज्यादा खर्चा होता है कागज के नोट बनाने में, इसीलिए डिजिटल करेंसी लेकर आ रहे हैं वो लोग। लेकिन डिजिटल करेंसी का असली मोटिव ये है कि कागज के नोट खत्म करो, लोगों के हाथ में मोबाइल है, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है, उसके जरिए उनको अपना सारा लेन देन करना होगा, पेमेंट करनी होगी। और पेमेंट डायरेक्ट अब तुम्हारी जेब से नहीं आएगी, वो आएगी डायरेक्ट बैंक से। तो आने वाले टाइम में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी सजा भी कैसी होगी, उसकी सजा ये नहीं होगी कि उसको जेल में बंद कर दें या फिर कुछ भी नहीं, सजा भी नए तरह की होगी। और वो सजा क्या होगी, तुम्हारा बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना तुम कुछ खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। और जिसे तुम कैश कहते हो, कैश तुम्हारे हाथों से ले लिया जाएगा और सारी करेंसी डिजिटल कर दी जाएगी। वैसा ही लोन का खेल है, जो तुम्हें लोन देगा वो शर्त रखेगा और शर्त रखेगा, शर्त तुम निभा नहीं पाओगे और लोन बढ़ता जाएगा और तुम कर्जों में डूब जाओगे। ऐसे ही आज से नहीं है ये खेल, हमेशा से लोग ऐसे ही आम लोगों के हाथों से उनकी जमीनें हथियाते आए हैं, घर हथियाते आए हैं और उनको अपना बनाते आए हैं। उसके बाद है डेटा।
डेटा एक ऐसी चीज है, तुम जो देखते हो, जो सोचते हो, जो करते हो, जो खरीदते हो, वो सारी चीजों को लगातार ट्रैक किया जाता है। और इन चीजों को जो व्यापारी है, जो तुमसे ऊपर बैठे हैं, जो सारे डेटा के ऊपर नजर रखते हैं, जिनको चीजों को बेचना है, व्यापारी से ज्यादा दूसरे के डेटा में किसी को दिलचस्पी नहीं होती। तो बड़े बड़े व्यापारी लगातार इस खोज में लगे रहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं, क्या बेचना चाहते हैं, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनको कौन सा डेटा दिया जा रहा है, वो किन चीजों को पसंद कर रहे हैं, किस हीरो को देख रहे हैं, कौन सी फिल्म देख रहे हैं, कौन सा फैशन देख रहे हैं। सारी चीजें लगातार ट्रैक होती हैं और तुम्हारा डेटा बेचा जाता है, दूसरे देशों में उस डेटा को बेचा जाता है ताकि पता लगाया जा सके, अंदाजा लगाया जा सके कि आने वाले 50 साल में तुम्हें कौन सी चीजें बेचनी है, क्या चीज बनानी है, कितनी मात्रा में बनानी है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, किन किन देशों में उसे भेजा जाएगा और खरीदा या फिर बेचा जाएगा। इसके लिए डाटा का इस्तेमाल हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में होगा। मोबाइल ऐप्स, उनका काम भी यही है, डिजिटल पेमेंट, उसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं। सोशल मीडिया इसलिए नहीं बना कि तुम कोई क्रांति लेकर आ सको। जैसे कि आजकल तुम देखते हो ना कि किसी पार्टी का लीडर है, वो लोगों के दिल की बात करता है, वो छोटे छोटे मुद्दों को उठाता है, आम लोगों की बात करता है ना। कुछ दिन वो खेल चलता है, उसके बाद उस इंसान को वहां से हटा दिया जाता है। और तुम हमेशा नोटिस करोगे जो पार्टी पावर में है वो कभी भी आम इंसान की बात नहीं करती है, आम लोगों की बात नहीं करती है। हमेशा आम लोगों की बात ऑपोजिशन की तरफ से की जाती है, जो पार्टी पावर में नहीं है उसकी तरफ से की जाती है, या फिर जो पावर में कमजोर है उसकी तरफ से वो बातें की जाती हैं। लोगों के दिमाग को ठंडा किया जाता है और बिल्कुल एक वक्त के ऊपर आकर जब लोगों को लगता है कि सब कुछ सच होने ही वाला है, उस इंसान को वहां से हटा दिया जाता है। तो जितने बयान तुमने पिछले दिनों सुने हैं उनमें से एक भी सच नहीं हुआ और आने वाले टाइम में ऐसे बयान आएंगे और उनमें भी एक भी सच नहीं होगा। वो बातें सिर्फ लोगों के मन को बहलाने के लिए की जाती हैं, लोगों को फुसलाने के लिए की जाती हैं। तो तुम्हें कभी ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और इन चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है आइडेंटिटी सिस्टम्स, डिजिटल करेंसी। आइडेंटिटी सिस्टम क्या होता है? मतलब तुम्हारी एक आईडी बनेगी, ओके, जैसे आजकल आधार आईडी है तुम्हारी, उसी को डिजिटल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसी आईडी के आधार के ऊपर तुम सब कुछ कर पाओगे। उसके बाद का पॉइंट है प्रोपोगेंडा में इमोशंस, यानी सच। लोग सच नहीं मानते, लोग वो मानते हैं जो उन्हें फील करवाया जाता है। लोग इमोशंस को सही मानते हैं, वो लॉजिक को सही नहीं मानते। और ये लोग ये बातें जो उनको चलाने वाले हैं वो पहले से जानते हैं। अगर कोई बात तुम्हें गुस्सा दिलाए या फिर प्राउड फील करवाए तो तुम उसे बिना चेक किए मान लेते हो। लॉजिक बिल्कुल स्लो हो चुका है, इमोशन ज्यादा फास्ट है। और आज इमोशन ज्यादा फास्ट है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर कई तरह की एडवर्टाइजमेंट आती हैं, कई तरह की फिल्में आती हैं, कई तरह की चीजें आती हैं जिन्होंने तुम्हारी थिंकिंग को इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि अब तुम सिर्फ इमोशनली सोचते हो, लॉजिक नहीं लगाते। और सबसे बड़ा पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक एरा जो आजकल चल रहा है। सबसे डेंजरस स्टेज शुरू हो चुकी है। फेक वीडियोस, फेक वॉइस, एआई जनरेटेड न्यूज। प्रॉब्लम क्या है? फेक इतना रियल है कि तुम सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे। ओके, लोग जानते हुए भी यकीन कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। तो प्रोपेगेंडा सिर्फ झूठ नहीं होता, ये एक सिस्टम है जो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को शेप करता है। दुनिया को समझना है तो तुम्हें आज न्यूज और सोशल मीडिया से ज्यादा क्या देखना चाहिए? पहला है मनी फ्लो, उसे ऑब्जर्व करो, उसे देखो। और दूसरा है एल्गोरिदम। मनी फ्लो और एल्गोरिदम चेक करो और वही तुम्हें बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रोल वो होता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। ओके, तो प्रोपोगेंडा क्या है? प्रोपोगेंडा इसी चीज को कहते हैं, इंफॉर्मेशन
सबसे आसान तरीका होता है प्रोपेगेंडा फैलाने का। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हासिल करो, इंफॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में करो। जो चीज़ें लोग सोचते हैं, जो बातें सोचते हैं, उनकी थिंकिंग को बदलने के लिए उस चीज़ को बदलो जो वो पढ़ रहे हैं। तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो तुम्हारे लिए नहीं लिखी गई, वो तुम्हारे फायदे के लिए नहीं लिखी है, वो उसके फायदे के लिए है जिसने उसे लिखा है या फिर जिसने उसे लिखवाया है। जो वीडियोस तुम देखते हो, जो न्यूज़ तुम देखते हो, वो भी तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है, वो उनके फायदे के लिए हैं जो वो उनको बना रहे हैं। अब देखो, जो बुद्धिजीवी हैं वो ये सोचते हैं कि जो न्यूज़ है, न्यूज़ की सच्चाई है, वो उनको पता है कि आजकल फेक न्यूज़ होती है, मीडिया बिका हुआ है और मीडिया कुछ भी सच नहीं दिखाता। ये बात लगभग हर कोई सोचता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पता है कि मीडिया बिका हुआ है। वो चीज़ सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि तुम स्मार्ट महसूस कर सको, तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट हो, तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से ज़्यादा एडवांस हो। जैसे कि बाजार होता है, बाजार में फैशन होता है। पहले सिर्फ दुनिया में कुछ 5% लोग होते हैं जो सबसे पहले उस फैशन को अपनाते हैं। बाकी 20% लोग वो होते हैं जो उनको देखकर उस फैशन को अपनाते हैं। बाकी 40% लोग वो होते हैं जो जिनके बच्चे, जिनकी फैमिली, जिनका परिवार उनको कहता है कि उनको नई चीजें चाहिए। और बाकी के बचे 10% लोग पुरानी चीजों को पसंद करते हैं और लोगों की नजर में वो अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, बैकवर्ड होते। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट हो तो तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम्हें स्मार्ट महसूस करवाया जा रहा है। कैसे? तुम्हारे सामने इतनी लो लेवल की जानकारी रखी जाती है कि उसको देखकर तुम्हें लगता है कि जो तुम देख रहे हो उनको कुछ भी नहीं पता और उससे तुम स्मार्ट महसूस करते हो। और जब कोई इंसान स्मार्ट महसूस करता है तो उसके ऊपर, उसके दिमाग के ऊपर वही चीजें ट्रिगर होती हैं, वही चीजें असर करती हैं जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है। तारीफ सुनते ही इंसान के दिमाग का लॉजिकल पॉइंट बंद हो जाता है, लॉजिकल हिस्सा बंद हो जाता है। वो लॉजिकली नहीं सोचता। तुम्हें लगता है कि जितना लॉजिकली मैंने सोचना था उतना मैंने सोच लिया है, कि आजकल की न्यूज़ फेक है, सरकारें किसी की काम की नहीं है, ये है कुछ भी। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े लेवल के ऊपर सोच रहे हो, है ना? नहीं, वो तुम्हें सोचने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है इंफॉर्मेशन के दम के ऊपर। और रही बात न्यूज़ चैनल की, उसकी रियलिटी ये नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि मीडिया बिका हुआ है। उसकी रियलिटी ये है कि जो देश, जिस देश में तुम रहते हो, अगर वहां का मीडिया बिका हुआ तुम्हें लगता है तो वो सच नहीं है। सच ये है कि वो देश जिस देश के ऑर्डर मानता है, जिस देश से उसने कर्जा लिया हुआ है, जिस देश ने उसके सामने शर्तें रखी हुई हैं, वो अपनी शर्तें उससे मनवाएगा। और वो देश सारा भरोसा किस चीज के ऊपर करता है? जैसे मान लो इंडिया को कंट्रोल करता है अमेरिका। ओके, हम सिर्फ एक एग्जांपल देख रहे हैं, ये इंडिया है, ये अमेरिका है। इंडिया को कंट्रोल कर रहा है अमेरिका। अमेरिका इंडिया के सामने जो शर्त रखता है उसे शर्त माननी पड़ेगी। ओके, अब जो अमेरिका है वो एक एक इंसान के पास जाकर नहीं पूछेगा कि तुम्हारी सरकार कैसी है, जो काम उसने तुम्हें कहे हैं वो कर रही है या फिर नहीं, तुम्हें जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो सच हैं या फिर नहीं। नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे, वो देखेंगे कि डेटा क्या कहता है, कौन सी न्यूज ज्यादा चल रही है, कौन सी खबरें ज्यादा चल रही हैं, किन चीजों के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, किन के ऊपर नहीं। तो सारी न्यूज किन लोगों को विश्वास दिलवाने के लिए बनाई जा रही है? जिनका इनको कर्जा देना है। और कर्जे की जरूरत हर देश को होती है। तो जो कर्जे के नीचे दबा हुआ है, जिसने पहले से शर्तें मानने के लिए अपने लिए गड्ढा खोद रखा है, वो शर्तें मानेगा ना। और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए उसे एक नहीं 1000 झूठ दिखाने पड़ते हैं। तो इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं है कि तुम्हें लगता है कि मीडिया या फिर न्यूज चैनल वाले बिके हुए हैं और वो तुम्हें झूठ दिखा रहे हैं। नहीं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने कर्जा इतना लिया हुआ है कि उनको ना चाहते हुए भी झूठ दिखाना पड़ता है। वोटिंग सिस्टम है। वोटिंग सिस्टम तुम्हारे लिए लगता है कि तुम वोट देकर नेता चुनते हो, तुम वोट देकर सरकारें चुनते हो। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो तुम्हें यह नहीं पता होगा कि सरकारें चुनी क्यों जाती। ओके, सरकार क्यों चुनी जाती है, नेता क्यों चुने जाते हैं, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। पहले ये सुन लो कि वोटिंग सिस्टम असल में जो है तुम्हें लगता है वो है भी या फिर नहीं।
जो वोटिंग सिस्टम तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से वोट देकर नेताजी को चुनते हो, वो सिस्टम नहीं है। जैसे कि तुमने सुना था कि जो वोट डालने वाली मशीन है उनको हैक कर लिया गया है या कुछ भी, तो सारी चीजें डेटा के हिसाब से जो सरकार चुनी जाती है वो तुम्हारे देश में नहीं चुनी जाती, वो सरकारें चुनी जाती है उन देशों के हिसाब से जो देश हमारे जैसे छोटे देशों को कंट्रोल करते हैं। पहला पॉइंट है। ओके, तो तुम वोटिंग वाला जो तुम्हें लगता है कि तुम बड़े अच्छे माहिर खिलाड़ी हो, अपनी दम के ऊपर नेता बना रहे हो, वो तो ख्याल ही छोड़ दो तुम। दूसरा है सरकारें क्यों आती, सरकारें क्यों आती हैं, मंत्री क्यों चुने जाते हैं। तो मंत्री चुने जाते हैं जो व्यापारी वर्ग है जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, जो फैसले वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू करना चाहते हैं, जो फैसले वो लेकर आना चाहते हैं, जो फैसले वो पूरी पृथ्वी के ऊपर उतारना चाहते हैं। ओके, जो बिजनेस मॉडल वो उतारना चाहते हैं, उनके फैसलों को लागू करने के लिए सरकार चुनी जाती है। उनके फैसलों के ऊपर मोहर लगाने के लिए, ताकि वो पूरी दुनिया में लोग उनको माने, उनके ऊपर विश्वास करें, उन फैसलों के ऊपर चलें, उसके लिए सरकार बनाई जाती। तो प्रोपोगेंडा का खेल ऐसे ही चलता है। उसके बाद जो देखो, प्रोपोगेंडा के बारे में जितना मैंने बताया मेरे ख्याल से तुम्हें पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये सारी चीजें रियल दुनिया में कैसे यूज होती हैं, कैसे इनसे काम लिया जाता है और कैसे इनसे काम करवाया जाता है। यहां तक कि जो तुम एंटरटेनमेंट के लिए जो चीजें देखते हो, एंटरटेनमेंट में जो तुम गीत सुनते हो, संगीत सुनते हो, अब जो देखो, मैं पंजाब से हूं तो पंजाब के हिसाब से मैं तुम्हें बताता हूं। पंजाब में अभी 1-2 साल पहले सबसे ज्यादा कौन सा म्यूजिक चल रहा था जिसमें हथियारों की नुमाइश होती थी। गीत गाने वाला है वो दूसरों को गन दिखाता है, अपनी पावर दिखाता है, मर्दानगी दिखाता हुआ कहता है कि अगर मेरी बात तुम नहीं मानते, मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा, तो मेरे पास हथियार हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वो ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कहता है कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन जो लोग उसको देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं, उन्होंने भी हथियार रखना शुरू कर दिया, उन्होंने भी हथियारों को खरीदना शुरू कर दिया। अब उनको ये नहीं पता कि हथियार को चलाना कैसे है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, उसके राइट्स क्या होते हैं, कानून इसके बारे में क्या कहता है, डेमोक्रेसी क्या चीज है, सरकारें क्या कहती हैं। उसने बस लाइसेंस ले लिया है और वो हर किसी को डराता फिरता है, शादियों में जाता है, फायर करता है, और हो सकता है कभी किसी इमोशन में आकर वो किसी को मार भी दे। और उससे क्या होता है, केस होते हैं, केस चलते हैं और वहां से अदालतें अच्छा पैसा कमाती हैं। तो जब कभी भी तुम्हें बहुत ही भड़काने वाली फिल्में तुम्हारे सामने लेकर आई जाती हैं, ओके, एक ऐसी फिल्में लेकर आई जाती हैं, यहां पर तुम्हें दिखाया जाता है कि एक लड़की के दूसरे लड़के के साथ नाजायज रिश्ते हैं, एक पत्नी के अपने पति से हटकर किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है, या फिर पति का किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है। ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में इसलिए डाली जाती हैं ताकि ना चाहते हुए भी तुम अपराधी बनो। ओके, अपराधी आसमान से नहीं टपकते, अपराधी कोई ऐसे ही नहीं बन जाता। अपराधी पैदा करने के लिए भी एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है, पूरा का पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, सिस्टम तैयार किया जाता है, तब कहीं जाकर एक अपराधी पैदा होता है। तो जो तुम देखते हो ना कि अलग अलग देशों में, अलग अलग सभ्यता में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग इंफॉर्मेशन काम करती है, अलग अलग तरह के गीत दिखाए जाते हैं, संगीत दिखाए जाते हैं, और बाद में तुम ये भी न्यूज़ सुनते होवोगे कि उस देश के लोग तो बड़े बुरे हैं, उस देश के लोग बड़े बुरे हैं, या फिर उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, या कोई भी बात। मतलब तुम्हें क्या कहना है उसका ठप्पा लगाने के लिए पहले सारी चीज प्रोग्राम की जाती है। तुम उस प्रोग्राम में फंसते हो, वैसे काम करते हो, वैसी चीजें करते हो, और जो तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करता है वो फिर सही साबित हो जाता है। ओके, तो पहले हथियार होते थे, अब क्या होता है, अब कमर्शियल सॉन्ग ज्यादा आने लगे हैं। कमर्शियल सॉन्ग क्या होता है, कमर्शियल सॉन्ग में मतलब जब कोई व्यापारी बाजार में कोई नई चीज उतारता है तो वो किसी संगीतकार से कांटेक्ट करता है और उसे कहता है कि मुझे अपना ये कपड़ा बेचना है, ये गाड़ी बेचनी है, ये स्कूटर बेचना है, ये चीज बेचनी है,
तो एक बढ़िया सा गीत बनाओ, बढ़िया सी वीडियो बनाओ ताकि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएं, उसको देखें। बढ़िया लड़की उसमें दिखाई जाती है ताकि लोग लड़की को इम्प्रेस करने के लिए वो स्कूटर, वो कार, वो मोटरसाइकिल, वो कपड़े, वो सारी चीजें खरीदें। और लड़कियां भी ऐसा ही करती हैं, उनको खूबसूरती बेची जाती है। जैसे लड़कों को ताकत बेची जाती है, क्योंकि मर्द का माइंड सेटअप क्या होता है, वो ताकतवर दिखना चाहता है, वो हर किसी को अपनी धौंस दिखाना चाहता है, हर किसी को ताकत दिखाना चाहता है, हर किसी के सामने ताकतवर नजर आना चाहता है। तो मर्द को बेची जाती है ताकत, जिम के सप्लीमेंट्स, है ना, पावर से भरी हुई चीजें जिससे वो मोहित होता है, जिनकी तरफ वो खींचा चला जाता है। गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी बंदूक, ज्यादा पैसा, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। कुछ ऐसे कपड़े जिनको पहनकर तुम अमीर नजर आओ, कोई ऐसी चीज जिसको अपने पास रखकर तुम खुद को बड़ा महसूस कर सको, तो वैसी चीजें तुम्हारे सामने बनाई जाएंगी। वैसी मूवीज, वैसी फिल्में, वैसे गीत। अगर उनको अपराधी पैदा करना है तो वैसी फिल्में आजकल आ रही हैं, तुम्हें पता ही है, बताने की जरूरत नहीं। ओके, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों को बेची जाती है खूबसूरती। अगर वो मोटी हैं तो उनको पतली होने के लिए गाइड किया जाता है, वैसी चीजें दिखाई जाएंगी। और पतली हैं तो मोटी होने के लिए उनको गाइड किया जाएगा, वैसी चीजें दिखाई जाएंगी। ऐसी चीजें जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा सके। जैसे मर्द ताकतवर दिखना चाहता है दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए, अपनी खुशी के लिए, वैसे ही लड़कियां खूबसूरत दिखना चाहती हैं अपनी खुशी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, अट्रैक्टिव नजर आने के लिए, तो उनको खूबसूरती बेची जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, और आने वाले टाइम में, आने वाले लेक्चर में हम कुछ और बातें करेंगे प्रोपोगेंडा में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है उसके बारे में। तब तक जो मैंने यहां तक बताया है उसके ऊपर सोचो, गौर करो, और हो सके तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाओ।